हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आज है 24 अप्रैल 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। जैसा कि इस लेक्चर में हम डेली 5 वर्ड्स को लर्न करते हैं। ये लेक्चर आपके सभी एग्जाम के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। इस लेक्चर में आप सभी को, ये लेक्चर जो है आप सभी को बाइलिंगुअल मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। डेली मॉर्निंग में मैं सुबह 6 बजे इस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। सो प्लीज गाइज, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। अब स्टार्ट करेंगे सेशन। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। थॉट ऑफ द डे है गाइज आज का, बिना किताबों के कमरा बिना आत्मा के शरीर के समान है। तो ये बात कर रहे हैं हम लोग वर्ल्ड बुक डे के उपलक्ष्य में, क्योंकि कल हमने मनाया था विश्व पुस्तक दिवस। गाइस को स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज द वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे बी सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी 23 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया गया है। ओके, बात करेंगे यहाँ पे, हर साल 23 अप्रैल को पढ़ाई से प्यार करने वाले बढ़ावा देने के लिए विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि सभी लोगों को प्रेरित किया जाता है कि सभी लोग क्या करें, पुस्तक को पढ़ें, बुक्स को पढ़ें, ताकि वो लोग अच्छे विचार को उत्पन्न कर सकें। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, 23 अप्रैल विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, ये क्यों मनाया जाता है 23 अप्रैल को ही वर्ल्ड बुक डे? तो बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ बात करेंगे मिगवेल डे सर्वेंट्स और विलियम शेक्सपियर जैसे प्रमुख लेखकों की इस तिथि को मृत्यु का स्मरण करते हैं, क्योंकि इसी तिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस की जो थीम है, इस साल की थीम है स्वदेशी भाषाएं हैं। इस वर्ष की थीम है ताकि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा प्रेरित हों बुक्स को पढ़ने में। बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप लॉन्चिंग में फेल हो गया है? रिसेंटली द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड पावरफुल रॉकेट स्टारशिप हैज बीन लॉन्च्ड फेल्ड। तो गाइज यहाँ पे इस इमेज से आप सभी को पता ही चल गया होगा कि वो जो रॉकेट था स्टारशिप, वो हाल ही में लॉन्चिंग के समय फेल हो गया है। तो इस यहाँ का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी स्पेस एक्स। स्पेस एक्स के मालिक आप सभी को पता है एलन मस्क हैं। उनकी कंपनी जो है स्पेस एक्स है। उस कंपनी का स्टारशिप जो है, वहां का जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली रॉकेट बनाया गया था, वो लॉन्चिंग के द्वारा फेल हो गया है। ठीक है गाइस, बात करेंगे यहाँ पे स्पेस एक्स जो है अगली पीढ़ी की स्टारशिप दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट टेक्सास के ब्राउन्सविले के पास अंतरिक्ष में अपनी पहली परीक्षण उड़ान के दौरान फट गया है। स्टारशिप के बारे में बात बताऊं अगर मैं आप सभी को, तो स्टारशिप के बारे में बात करेंगे तो स्पेस एक्स ने स्टारशिप अंतरिक्ष यान और सुपर हैवी रॉकेट के समूह को स्टारशिप कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि स्टारशिप किसे कहते हैं, यानी स्टारशिप क्या है, अंतरिक्ष यान है, और सुपर हैवी रॉकेट्स का एक ऐसा ग्रुप है, उसी को ही हम स्टारशिप कहते हैं। सुपर हैवी रॉकेट्स और स्टारशिप लॉन्च सिस्टम का पहला चरण या फिर बूस्टर है। यह सब कूल्ड लिक्विड मीथेन यानी H4 और लिक्विड ऑक्सीजन LOX का उपयोग कर 33 रैप्टर इंजन द्वारा संचालित किया जाता है स्टारशिप को। यह दुनिया का अब तक का सबसे शक्तिशाली लॉन्च वाहन था, जो 150 मैट्रिक टन तक पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य होने में सक्षम है। उद्देश्य की बात करें यहाँ पे स्टारशिप के बारे में, तो ये इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसका ऑब्जेक्टिव है मंगल ग्रह पर एक आत्मनिर्भर मानव बस्ती स्थापित करने का इनका ऑब्जेक्टिव था। वहीं सेकंड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो अंतरिक्ष यान की लागत को कम करने और स्टारशिप को पुनः प्रयोज्य बनाना था। अंतरिक्ष यात्रियों और कार्गो दोनों को पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा और मंगल, शायद इससे भी आगे ले जाने की इस स्टारशिप के बारे में बताया गया है। जो ये फेल हुआ है स्टारशिप, ये इसके सारे ऑब्जेक्टिव रखे गए थे।
ओके, बात करेंगे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की। हाल ही में ये यहाँ पे गलत हो गया है, तो हाल ही में ओलिवर डाउडे को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामांकित किया गया है? तो रिसेंटली ओलिवर डाउने हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो गाइज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी यूके के उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं ओलिवर डाउडे को। इस इमेज में देख सकते हैं आप सभी ओलिवर डाउडी जी को, ओके, जो कि यूके के उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें नामांकित किया गया। तो यूनाइटेड किंगडम के उप प्रधानमंत्री हैं, क्राउन के दूसरे सर्वोच्च रैंकिंग मंत्री हैं, वहां पर ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य हैं। हाल ही में इन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया है यूके का, जिनका नाम है ओलिवर डाउडे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। किस राज्य में किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम की शुरुआत किया जाएगा? तो इन विच स्टेट द किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम विल बी स्टार्टेड? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी जम्मू एंड कश्मीर में किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो बात करेंगे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। तो जम्मू एंड कश्मीर का कृषि उत्पादन विभाग है संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू करेगा, जो केंद्र शासित प्रदेश में किसानों के समग्र कल्याण को सुनिश्चित करना चाहते हैं। यह योजना जो है जम्मू कश्मीर में 3565 पंचायतों को कवर करेगी। अगर बात करें कि किसान संपर्क अभियान जो है 24 अप्रैल से जम्मू और कश्मीर में 3565 पंचायतों की शुरुआत किया जाएगा, जिसमें 4 महीने तक यह चलेगा। किसान संपर्क अभियान के अलावा यहाँ पर कृषि उत्पादन विभाग जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वहां पे देगा, यानी ऑनलाइन स्किलिंग और प्लेटफॉर्म दक्ष किसान लॉन्च करेगा, जिसमें किसानों को सीखने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यह मंच जो है उर्दू, हिंदी, डोगरी और कश्मीरी में 118 पाठ्यक्रमों और 1700 वीडियो शामिल होंगे, जहां से 20,000 पृष्ठ वाली पाठ्यक्रम सामग्री में व्यवसाय प्रबंधन और उद्यमिता सहित कई मॉड्यूल भी शामिल होंगे। ओके गाइस, ये सभी बातें याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने 5 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजी हासिल कर लिया है? विच इंडियन कंपनी हैज अचीव्ड इन मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹5 लाख करोड़? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे आईटीसी लिमिटेड ने 5 लाख करोड़ रुपए का अपना बाजार पूंजीकरण हासिल कर लिया है। इससे पहले भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड था, सेकंड था यहाँ पे इंफोसिस लिमिटेड, एंड अब इसी लिस्ट में शामिल हो गया है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड था। और ये सभी जो हैं इससे पहले जो हैं शामिल हुए हैं 5 लाख करोड़ बाजार की पूंजी में। वहीं अब बात करेंगे यहाँ पे 10 बड़ी कंपनियां जो कि 5 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल कर चुकी हैं। तो ये लिस्ट आप सभी के सामने है। फर्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट जो सबसे पहले जो है 5 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली जो कंपनी थी वो कौन सी थी? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड थी। वहीं सेकंड जो थी भारतीय जीवन बीमा थी, थर्ड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फोर्थ की बात करूं इस लिस्ट में कौन शामिल हुआ था? एचडीएफसी लिमिटेड, एंड साथ ही साथ फिफ्थ हुआ था यहाँ पे भारतीय एयरटेल लिमिटेड। सिक्स्थ जो है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, सेवंथ पे हुआ था इंफोसिस लिमिटेड, फिर 8th नंबर पे होता है इसी बाजार में शामिल होता है लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एंड 9th है एचडीएफसी बैंक, एंड 10वें नंबर पर होता है टाटा लिमिटेड कंपनी भी होती है यहाँ पे, एंड 11th नंबर पे होती है आईटीसी लिमिटेड। तो यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये अभी हाल ही में इस कंपनी ने 5 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण को हासिल कर लिया है आईटीसी लिमिटेड ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन, हाल ही में सीमा विवाद सुलझाने के लिए असम ने किस राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो विच स्टेट हैज असम रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट टू सेटल द बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूटेड? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश जो है असम के साथ अपने सीमा विवाद
के समझौते पर हस्ताक्षर करता है उसे सुलझाने के लिए। नॉर्थ ईस्ट में पूरी तरह से शांति स्थापित करने में मोदी सरकार ने एक और अहम कदम के तहत महत्वपूर्ण समझौते किया है, जहां पर असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री हैं श्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय गृह सचिव केंद्र और दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे थे, जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने मिलकर अपने बॉर्डर जो भी उनका बॉर्डर से संबंधित जो भी उनकी समस्याएं थी उसे सुलझाने के लिए दोनों ने इस विवाद को खत्म करने के लिए हस्ताक्षर कर लिए हैं। बात करेंगे 7th क्वेश्चन की। भारत ने कहा G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। वेयर इन इंडिया इज इट प्रपोज टू डेवलप द G20 पार्क। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी नई दिल्ली में G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें G20 देशों के राष्ट्रीय पशुओं और पक्षियों को दर्शाने वाली मूर्तियों को प्रदर्शित किया जाएगा, जो कचरे के एकत्रित की गई वस्तुओं से बनाई जाएंगी। ये कलाकृतियां कल से आयोजित 20 दिवसीय राष्ट्रीय शिविर में बनाई जाएंगी। विभिन्न भारतीय राज्यों के कलाकार मूर्तियां बनाने के लिए इस परियोजना पर काम कर रहे हैं। शिविर में बनाई जाने वाली कलाकृतियों में भारतीय मोर होगा, वहीं अमेरिका का अमेरिकी बाइसन और ब्राजीलियाई जगुआर होगा। चीन का लाल मुकुट वाला सारस होगा, वहीं ऑस्ट्रेलियाई इमू होगा, रूसी भूरा भालू होगा और मैक्सिको का गोल्डन ईगल शामिल होगा। ओके, बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है 8th क्वेश्चन। हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर बाय स्टार स्पोर्ट्स रिसेंटली। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि ऋषभ पंत जो है स्टार स्पोर्ट्स के न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो स्टार स्पोर्ट्स ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपने नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन कर लिया है। तो इस इमेज में देख सकते हैं ऋषभ पंत जी को, जिनको स्टार स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। बात करेंगे 9th क्वेश्चन की। अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू हैव अ डीएनए डेटाबेस ऑफ अनडिफाइंड डेड बॉडीज। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी हिमाचल प्रदेश जो है अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश जो है अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह प्रक्रिया जो है उसने पिछले साल अप्रैल में ही शुरू कर दी थी। अब तक अज्ञात शवों में 150 डीएनए नमूनों के रिकॉर्ड को डेटाबेस में संग्रहित किया गया है। बात करेंगे आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन का, जो कि 10th क्वेश्चन है। हाल ही में किससे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अरुण सिन्हा जी को बनाया गया है NTRO यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करेंगे यहाँ पे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। तो अरुण सिन्हा को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन यानी NTR का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करेंगे यहाँ पे अरुण सिन्हा जी की, तो ये हैं एक IPS अधिकारी हैं अरुण सिन्हा जो कि 1984 बैच केरल के कोडर के IPS हैं अरुण सिन्हा, जिन्हें अध्यक्ष बनाया है NTR का। NTRO भारत में स्थित एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है जिसके वह अध्यक्ष बनाए गए हैं। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के बारे में बात करें अगर, तो यह गठित किया गया था 2004 में। इसका मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य की बात करें तो मेरे पास चारों दिशाओं में शुभ विचार आने लगे। आनो भद्र क्रतो जंतु विश्वत। जिम्मेदार मंत्री की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं नरेंद्र मोदी जो है फिलहाल इस समय। और एजेंसी के कार्यकारी की बात करें तो कौन है, तो अनिल
धस्माना है। मूल एजेंसी की बात करें तो मूल एजेंसी कौन है, तो इसकी कैबिनेट सचिवालय है। इस इमेज में देख सकते हैं आप अरुण सिन्हा को, जो कि NTRO के बनाए गए हैं अध्यक्ष। बात करेंगे यहाँ पे हम लोग अब 5 वर्ड्स की, जो कि फर्स्ट वर्ड है आप सभी के सामने सेंटेसिस। सेंटेसिस का मतलब होता है, यहाँ पे मीनिंग होगा उपदेशपूर्ण। सेकंड वर्ड है आप सभी के सामने, सेकंड वर्ड है प्रसीवियर। प्रसीवियर का मीनिंग होता है दृढ़ रहना। प्रसीवियर का मीनिंग क्या होता है, दृढ़ रहना। वही थर्ड वर्ड है ऑब्जर्वगेट। ऑब्जर्वगेट का मीनिंग होगा आपत्तिजनक। एंड फोर्थ वर्ड है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है फैलाना। एंड फिफ्थ वर्ड है डिसरेगार्ड। डिसरेगार्ड का मतलब होता है अनादर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।